मैं सुनील जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। सुनील जी, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नावली श्रृंखला के 5वें अंक के तहत आप समस्त प्रतियोगी परीक्षा में संलग्न छात्रगण, चाहे वो रेलवे के परीक्षा के तैयारी में लगे हों, एसएससी के परीक्षा के तैयारी में लगे हों, पीसीएस के परीक्षा में अथवा यूपीएससी के तैयारी में लगे हों, आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हों, चाहे आप दिल्ली से तैयारी कर रहे हो, पटना से तैयारी कर रहे हो, दरभंगा से तैयारी कर रहे हो, सीतामढ़ी से तैयारी कर रहे हो, जम्मू से तैयारी कर रहे हो, बांका से तैयारी कर रहे हो, चाहे आप गांव के गरीब कस्बे से तैयारी कर रहे हो, आपके पारिवारिक स्थिति चाहे कुछ भी हो, चाहे आपके पिताजी पदाधिकारी हों अथवा गरीब रिक्शा चालक हों, ठेला चालक हों, सब्जी विक्रेता हों, अथवा कपड़ा बेचने वाले हों, अथवा आप पिता विहीन हों, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। तय मानिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में ये रामबाण की तरह काम करेगा, विटामिन की तरह काम करेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल, आप खाटी बिहारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन बटन को दबा ले, ताकि जब जब मैं आपके लिए नई इस उपयोगी जानकारी को अपलोड करूं, आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आइए प्रश्नावली श्रृंखला की मैं शुरुआत कर रहा हूं। यह प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछा है। गवर्नमेंट जॉब के तैयारी के लिए रामबाण का काम करेगा। भारी जल क्या है, इसका उपयोग कहां किया जाता है? भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। यह कृत्रिम परमाणु भट्ठी में मंदक के रूप में काम करता है। मंदक कहते हैं कि जब हम न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग करते हैं तो न्यूट्रॉन की गति काफी तेज हो जाती है, काफी तेज हो जाती है। इसी के गति को कम करने के लिए मंदक का इस्तेमाल करते हैं। और मंदक का खोज, ध्यान रखिएगा कि मंदक के रूप में ड्यूटेरियम ऑक्साइड का खोज सबसे पहले यूरे और वाशबर्न ने किया था, 1932 और 33 में किया था। ड्यूटेरियम ऑक्साइड 3.8 डिग्री पर जमता है और साधारण जल में भी ये थोड़ा अंश होता है, 7000:1, अर्थात कि 7000 भाग साधारण जल में 1 भाग वो भी होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बहुत कम, इसलिए इसका हमको व्यापारिक उत्पादन करना पड़ता है, उद्योग का स्तर पर उत्पादन करना पड़ता है। अगला आइए कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड यदि हम भारी जल का प्रयोग पौधा और बीज में करेंगे तो क्या होगा? पौधा और बीज में यदि हम इसका उपयोग करेंगे तो पौधा और बीज ये बढ़ेगा नहीं, बीज प्रस्फुटित नहीं होगा। यदि भारी जल को हम पीते हैं तो वो शरीर के लिए नुकसानदायक है। ध्यान रखिएगा, साधारण जल भी न्यूट्रॉन की गति को कम करता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो न्यूट्रॉन के बहुत बड़े भाग को अवशोषित कर लेता है। एक और प्रश्न जो बराबर पूछे हुए है कि चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी, तो ये 1986 में हुई थी। वो पूर्व सोवियत संघ का एक विद्युत उत्पादन परमाणु भट्ठी था और वहीं पर हुई थी। उसमें सबसे बड़ी गलती क्या हुई थी? जो ग्रेफाइट को मंदक के रूप में इस्तेमाल किया गया था, उसके बाद से ग्रेफाइट को मंदक के रूप में इस्तेमाल बंद कर दिया गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, लल्लन टॉप प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, कई बार पूछ चुका है, लाखों बार पूछ चुका है, आगे भी पूछेगा, तैयार रहिए। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित करने वाली कौन सी गैस है? ओजोन गैस है, ये सभी जानते हैं। ओजोन सतह की खोज चार्ल्स फ्रेबी और हेनरी ब्रूशेन, जो कि फ्रांस के थे, 1913 ईस्वी में किए थे। ओजोन लेयर के लिए ओजोन मॉनिटरिंग स्टेशन 1928 से लेकर के 58 के बीच कई जगह डॉबसन ने स्थापित किया था। इसीलिए डॉबसन के ही नाम को प्रचलित करने के लिए और डॉबसन के ही नाम पर हम लोग ओजोन के लेयर के लिए यूनिट के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं और ओजोन लेयर के मापन के यूनिट के रूप में हम लोग डॉबसन इकाई के प्रयोग करते हैं। ओजोन लेयर को यदि सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको पहले रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल करते थे, अब इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण का सबसे मुख्य कारण है। और ध्यान रखिएगा, यदि ओजोन परत ना होता तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो सूर्य से आती है और वो ओजोन लेयर ना होता तो वो वातावरण से छन करके हमारे शरीर के चमड़े पर पड़ती और इससे हमको स्किन कैंसर और कई तरह के चर्म रोग होने का इससे हमको खतरा होता। शायद ध्यान रखिएगा कि ओजोन लेयर हमारे लिए एक बहुत बड़ी रक्षा कवच का काम कर रहा है, इसलिए ओजोन लेयर का क्षरण नहीं करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो इससे संबंधित गवर्नमेंट जॉब के
कई परीक्षाओं में पूछ चुका है, आगे भी पूछेगा, वो ये है कि अंतरराष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस सितंबर 16 सितंबर को मनाते हैं। यह भी प्रश्न कई बार पूछ चुका है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, जरा दृष्टि दोष किसको कहते हैं? जरा दृष्टि दोष को अंग्रेजी में प्रिस्बायोपिया कहते हैं। जरा का अर्थ होता है वृद्ध और दृष्टि हम जानते हैं कि आंख से देखते हैं उस शक्ति, उसको हम लोग दृष्टि कहते हैं, और उसी में दोष चला आता है। यह वृद्धावस्था में आने वाला दोष है और इसको दूर करने के लिए हम लोग बायोफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा होता है कि जब व्यक्ति वृद्ध होता है, उम्र 45-50 से ऊपर होता है, तो उसकी आंख के लेंस की लोच क्षमता खो जाती है, एडजस्टमेंट पावर घट जाती है, खो जाती है, जिसके कारण वो न दूर की वस्तु को सही ढंग से देख पाता है और न नजदीक की वस्तु को सही ढंग से देख पाता है। इसको दूर करने के लिए बायोफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, द्विफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। आप देखिएगा कि वृद्ध के व्यक्ति के चश्मे में आपको नीचे से एक गोला होगा और ऊपर एक अलग आपको दिखाई पड़ेगा। नीचे का गोला वो उत्तल लेंस का होता है और ऊपर का भाग अवतल लेंस का होता है। जब बुढ़े व्यक्ति को, जब बाबा सबको पेपर पढ़ना होता है तो वो नीचे देखते हैं तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और जब कोचिंग जाने वाले या पूजा करने वाले लड़कियां जब गुजरती हैं, उनका आनंद लेना होता है तो वो अवतल लेंस का इस्तेमाल करते दूर से। कौन कहता है कि बुढ़े इश्क नहीं करते? सिर्फ इतना ही अंतर है कि जमाना उस पर शक नहीं करता है। चलिए, ये तो हाँ मजाक हुआ। आइए अगला जो प्रश्न है, कई प्रतियोगी परीक्षा से गुजरते हुए आया है और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, यह आगे भी पूछेगा, तय मानिए। क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धातु होता है? क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु होता है। यह पूर्व में पीसीएस एग्जामिनेशन में पूछता था, उसके बाद में रेलवे में भी पूछा और आगे भी पूछेगा, यह तय मानिए। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि मानव रक्त का पीएच मान का रेंज 7 से 7.5 के ही बीच वैरी कर सकता है और एग्जैक्ट 7.4 है। फेफड़ा, लंग्स और ब्रिक, किडनी, ध्यान रखिएगा, इसको मेंटेन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके उतार चढ़ाव से किडनी का रोग, मधुमेह, फेफड़े का रोग, संक्रमण, इन्फेक्शन, दमा आदि का पता लगता है। यदि इन सब का शरीर में प्रवेश कर गया तो पीएच मान ऊपर नीचे होता रहेगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, ललन टॉप प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ध्यान रखिएगा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं नीति आयोग के बीच की सेतु का काम करता है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी और के संथानम ने इसको सुपर कैबिनेट भी कहा था। एक लाजवाब प्रश्न, सच पूछिए तो ये आपके प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी के लिए आलिया भट्ट है। गणपूर्ति क्या है? गणपूर्ति की अंग्रेजी शब्दावली है कोरम। सदन के बैठक के लिए कुल सदस्य का, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल हैं, कुल सदस्य का 1/10वां भाग, कुल सदस्य का 10वां भाग गणपूर्ति कहलाता है। सदन के कार्यवाही के लिए कम से कम 1/10 सदस्य, अर्थात कि सदन के कुल क्षमता का 10वां भाग ये जरूर उपस्थित रहना चाहिए, अन्यथा सदन की कार्यवाही उस दिन नहीं चलेगी। लोकसभा के लिए ध्यान रखिएगा कि मोटा मोटी 55 सदस्य और राज्यसभा के लिए 25 सदस्य, जो उसके 1/10वां भाग का एक गणना हम आपको बतला दिए। और ध्यान रखिएगा कि गणपूर्ति के बाद ही पीठासीन अधिकारी सदन में आते हैं और सदन की कार्यवाही चलती है। अगला जो प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है? विश्व व्यापार संगठन की अंग्रेजी शब्दावली है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम संक्षेप में WTO भी कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा कि इसका मुख्यालय जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह आपको 1 जनवरी 1996 से कार्यरत है और इसके पूर्व यह गैट के नाम से चला करता था। गैट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रीटी, प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता। यह 1948 से ही चला करता था। इसी का नाम बदल करके और तब WTO किया गया। WTO का मुख्य कार्य है सामान्य प्रशुल्क नीति, उसके बाद व्यापारिक विवादों को लोकतांत्रिक तरीकों से
हल करना, जैसे देश के बीच, दो देशों के बीच 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 में व्यापारिक गतिरोध हो जाता है, तो इनको ये हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और परिमाणात्मक प्रतिबंध को हटाना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि शक्तिशाली देश परिमाणात्मक प्रतिबंध लगा देते हैं ताकि कोई गरीब देश इससे प्रताड़ित न हो, गरीब देश ताकि इससे प्रभावित न हो, उसकी आर्थिक कमर टूट न जाए। इसमें भी डब्ल्यूटीओ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए एक और महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। गिफिन वस्तुएं क्या है? यह अर्थशास्त्र से संबंधित थ्योरेटिकल प्रश्न है, अवधारणात्मक प्रश्न है। गिफिन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं हैं। मूल्य वृद्धि होने पर गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और मूल्य घटने पर गिफिन वस्तुओं की मांग घट जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये एक सामान्य कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि किसी चीज की वस्तु की मूल्य बढ़ गई तो लोग उसको खरीदना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, तो उसकी जो घटिया क्वालिटी की सामान होगी, जो दाम कम होगा, उसको ही खरीदने लगेंगे। यही बात आप देखिएगा मेड इन इंडिया और मेड इन चाइना के भी साथ थी। मेड इन चाइना सस्ता में आपको सामान प्रस्तुत करता था, इसी के कारण भारत के समस्त बाजार मेड इन चाइना के सामान से पटे हुए थे और लोग उसी को खरीदने लगे। चाहे टॉर्च हो, चाहे चार्जर हो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चाहे मोबाइल हो, आप देखिएगा मेड इन चाइना की बात है, गुड़िया हो, यहां तक कि भगवान की मूर्ति हो। तो गिफिन वस्तु की अवधारणा यही है। ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे गिफिन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, लल्लन टॉप प्रश्न, सच पूछिए तो ये आपका जीएस का अमिताभ बच्चन है। भारत का सर्वाधिक वर्षा किस तरह के मानसून से होता है? भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ध्यान रखिएगा, मानसून अरबी भाषा का शब्द है। मानसून का अर्थ होता है मौसम के साथ बदलने वाली हवा। दक्षिण पश्चिम मानसून से 73.77% के लगभग बारिश होती है। यह जून से सितंबर तक ये दक्षिण पश्चिम मानसून इसमें या मानसून सक्रिय रहता है। हम जानते हैं कि मानसून भारत में केरल तट पर जून के प्रथम सप्ताह में दस्तक दे देता है। उसके बाद धीरे धीरे यह भारत के अन्य भागों में आगे बढ़ता हुआ चलता है। और यहीं पर मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बतला देता हूं कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर आपको दिसंबर और जनवरी माह में प्रायः बारिश होती है, वो लौटती हुई मानसून के कारण। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, कई बार पूछा है और आएगा, ये तय मानिए, मैं आपको गारंटी लेता हूं। वायुयान चलाने के लिए सबसे अच्छा मंडल कौन सा माना जाता है? वायुयान चलाने के लिए सबसे अच्छा मंडल समताप मंडल माना जाता है। समताप, जैसा कि हम जानते हैं, सम और ताप इन दोनों शब्दों से बना है। सम मीन्स की और वैसा मंडल जिसका ताप बराबर हो, बदले नहीं। इसकी अंग्रेजी शब्दावली है स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल में सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इस मंडल में हलचल बहुत कम होती है। बादल बनना, तूफान बनना, बिजली कड़कना, ये सब क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल बिल्कुल शांत मंडल होता है। कभी कभार इसमें थोड़ी सी मेघ बारिश के लिए होने वाली बादल थोड़ा बहुत जमता है, उसको हम लोग मुलायम मेघ करते हैं, लेकिन नहीं के बराबर। इसीलिए वायुयान चलाने के लिए यह सर्वोत्तम मंडल माना जाता है। अगला प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, एकता प्रणाली क्या है? मध्यकाल में किस शासक ने इसको लगाया और कौन शासक ऐसा था जिसने एकता प्रणाली को हटाया? एकता, ध्यान रखिएगा कि मध्यकाल में शासक अपने सरदार को मासिक वेतन या दैनिक वेतन या साप्ताहिक वेतन नहीं देते थे, बल्कि नकद वेतन के बदले जमीन का एक बड़ा टुकड़ा दे देते थे। और सरदार को उसके बदले में एक सैनिक की टुकड़ी रखनी होती थी, और जब जब शासक को आवश्यकता पड़ती थी, सरदार उस टुकड़ी को लेकर के शासक के मदद के लिए हाजिर हो जाता था। एकता प्रणाली का शुरुआत करने वाला इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली को भारत में लगाया और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको हटाया। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा मध्यकालीन का शासक था जिसने सैनिक को अस्थायी वेतन देने की प्रक्रिया शुरू की। एक और बेहतरीन प्रश्न आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। ये कई प्रतियोगी परीक्षा में, गवर्नमेंट जॉब के प्रतियोगी परीक्षा में पूछा है और आगे भी पूछेगा, ध्यान रखिएगा। गोलमेज सम्मेलन क्या था और गोलमेज सम्मेलन कब कब आयोजित किया गया और महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न दावे के साथ मैं कहता हूं कि आप
पीछे के प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्र को देख ले, कई बार आप इस प्रश्न को पाएंगे। गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932 में लंदन में आयोजित किया गया था। अब आइए, गोलमेज कहते किसको हैं? ये गोल और मेज शब्द से बना है। ये एक अंग्रेज की कुटिल चाल थी और ये फूट डालो शासन करो की रणनीति के तहत ये एक आयोजित की गई एक चाल थी। वो जानते थे कि भारत के समस्त दावेदार पक्ष, चाहे इसमें अलग अलग क्षेत्र के महाराजा हों, कांग्रेस हो, अलग अलग क्षेत्रीय पार्टी हो, उन सबको यदि हम एक गोलमेज पर बुलाएंगे और कहेंगे आप लोग सिर्फ एक मत से कोई विचार प्रस्तुत करें भारत के संदर्भ में, तो वो एक मत कभी होंगे ही नहीं और वो सब अपना लड़ाई झगड़ा चालू कर देंगे। इसी के लिए गोलमेज सम्मेलन उन्होंने बुलाया था। महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और यह प्रश्न कई बार पूछ चुका है। इसी के साथ मैं सुनील जी इस बार यहीं विदा ले रहा हूं, लेकिन पुनः मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि चाहे आप कहीं से भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, भारत के किसी भी हिस्से से तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बिहार के किसी भी हिस्से से तैयारी कर रहे हैं, आप ध्यान रखिए, आप गवर्नमेंट जॉब की प्रतियोगी परीक्षा में पूर्ण ध्यान लगा करके तैयारी करें और मैं आपके सामने अत्यंत ही रोचक लाजवाब जानकारी प्रस्तुत करूंगा। मेरे पास 20 वर्ष का लाजवाब अनुभव है और 2000 से ऊपर छात्रों को मैंने अपने अध्यापन व्यवस्था से उनको गवर्नमेंट जॉब तक तैयारी करा करके क्वालिफाई करवाया है, जो भारत के तमाम अलग अलग शहर में कार्यरत हैं। और मैं चाहता हूं कि भारत और बिहार का हर युवा गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो और जाकर के और अपनी जिंदगी को बदले। पुनः मैं आपसे यह आग्रह कर रहा हूं कि मेरे YouTube चैनल, जिसका नाम ही है खांटी बिहारी सुनील जी, खांटी बिहारी YouTube चैनल, जो बिल्कुल फ्री है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन बटन को दबा लें ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपको त्वरित जानकारी मिले। जय बिहार, जय भारत, धन्यवाद।